So good morning to all students and all scholars. Today we are going to discuss statistical hypothesis. Statistical hypothesis is very important for all research scholars, and it is very important tools to 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 frame hypothesis. So first of all, I would like to say that what is hypothesis? Why do we need that? In earlier class, I have mentioned what is the difference between sample and population. You all know that sample is subset of population. Now, if we test something on sample, now we have to validate, is it true for all population? For that, we require testing. For that, we require hypothesis testing. कोई भी चीज की जांच करने के लिए अगर हम सैंपल लेते हैं, लेट्स से 100 सैंपल लेते हैं, उसको हम फुल पॉपुलेशन के लिए उसको जांच करना चाहेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉर दैट पर्पस वी यूज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग. दैट्स व्हाई फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड हाइपोथेसिस. कोई भी रिसर्च अगर हम करते हैं तो उसको उस चीज को एक फ्रेमवर्क, एक हाइपोथेसिस के रूप में हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखते हैं, उसके बाद हम उसको प्रोसीड करते हैं. तो अब देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज एन एक्ट इन स्टैटिस्टिक्स टू टेस्ट एन assumption regarding a population parameter. Hypothesis testing is concerned with formulation a specific hypothesis about the population and then aims to formulate procedures to test the hypothesis using the sample data. Now, this is the definition. Now, two things are very important to understand hypothesis. First is null hypothesis, second is alternative hypothesis. So null hypothesis is that hypothesis by which we can test mean or variance. Null hypothesis, the opposite of null hypothesis is alternative hypothesis. For example, here I have taken some symbol. You can see on the screen. There are two situations in which we want to test the null hypothesis. First situation, that is null hypothesis, is equal to theta is equal to theta naught against the two-sided alternative hypothesis. H1 is alternative hypothesis, which is theta is not equal to theta 0. सेकेंड इज, सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग दो प्रकार के होते हैं. पहला कि आप टेस्ट करेंगे कि मान के चलिए कोई हम ब्रेड का पैकेट लेते हैं, उसका हम वजन देखते हैं 100 ग्राम है या नहीं. अगर 99 ग्राम है तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा, 101 है तो भी रॉन्ग हो जाएगा. अगर इस तरह का हम टेस्ट करेंगे तो टू टेल टेस्ट होगा. और दूसरी बात, मान के चलिए दूसरा जो है H0 is theta is equal to theta 0 against the one sided alternative. अगर मान के चलिए, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट प्लेयर का. अगर कोई प्लेयर 100 से अबव रन बनाता है तो उसका सेंचुरी काउंट होगा. तो 100 से अबव अगर है वो हम टेस्ट करेंगे तो वो वन साइडेड टेस्ट हो जाएगा, वन टेल टेस्ट होगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड टेल और राइट हैंड टेल दोनों केस में कर सकते हैं. मान लीजिए कहीं बेंचमार्क डिपेंड करता है कि आप मिनिमम रखें या मैक्सिमम रखें. तो दो बात है, वन साइडेड अल्टरनेटिव और टू साइडेड अल्टरनेटिव. अगर कोई भी चीज हम टेस्ट करते हैं, वो देखिए अभी हम नेक्स्ट ग्राफ दिखाएंगे, उससे आपको बहुत ही क्लियर होगा कि जब टेस्ट हम करेंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, इट मींस थीटा कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0. देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर. दोनों पॉसिबिलिटी है उस केस में. दूसरा केस है कि H0 null hypothesis, theta is equal to theta 0 against the one sided alternative hypothesis H1 theta is less than theta naught or H1 theta is greater than theta naught.
तो उसमें से एक कोई भी ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल से बहुत ही क्लियर होगा। ये देखिए टू टेल टेस्ट में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों स्क्रीन पे जो है देखिए टू टेल टेस्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टेस्टिंग के लिए आपका नॉर्मल डेटा हम एज्यूम करते हैं कि वो हमारा डेटा नॉर्मल है, तभी हम टेस्ट करते हैं। और वो नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में बताए थे कि नॉर्मल कर्व जो होता है बेल शेप्ड कर्व होता है। अब यहाँ देखिए टू टेल टेस्ट का इस तरह से टेस्टिंग होगा। ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसीलिए 0.025 लेवल पे ये बताएगा। ये 5% लेवल पे -1.96 प्लस 1.96, तो ये दो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू। उस पर हम अगले एग्जाम्पल्स से में चर्चा करेंगे। तो देखिए टू टेल टेस्ट में हमें दोनों साइड देखना होता है, और वही वन टेल टेस्ट है तो एक साइड हम अगर लेस देन है तो उस केस में हम ऐसा करेंगे, और ग्रेटर देन होगा तो उसका नेक्स्ट आपका इस साइड राइट साइड में होगा। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। अब बात आती है कि टेस्टिंग कितने तरीके का होता है। देखिए टेस्टिंग जो है हम किस चीज लिए क्यों करते हैं, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाई डू वी डू टेस्टिंग। टेस्टिंग हमें किस चीज के लिए करना है, ये बात जानना जरूरी है। इसके लिए देखिए बहुत सारे टेस्टिंग कंसर्निंग है। टेस्ट अगर आप कर सकते हैं द मीन ऑफ ए पॉपुलेशन, एक है जो आपका एक सिंगल पॉपुलेशन का मीन को हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है द मीन ऑफ टू पॉपुलेशन, दो जगह का हम सैंपल लेते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज कंपैरिजन ऑफ मीन कहलाता है। वो हम जेड टेस्ट पे आएंगे। जेड टेस्ट जो है देखिए जेड टेस्ट एक टूल है, जेड स्टैटिस्टिक के द्वारा हेल्प लेकर हम उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक है टी टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, जस्ट नंबर। if number is greater than 30 then no problem, you can do z test. if number is less than 30, let's say 10 ही आपके पास सैंपल है, तब हम क्या करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग WS गसेट नाम के स्टैटिस्टिशियन ने टी टेस्ट दिया फॉर स्मॉल सैंपल, और उसका पेन नेम दिया स्टूडेंट स्टैटिस्टिक। तो एक्चुअली देयर वाज सम इशू कि वो अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते थे उस टेस्ट को, उसने स्टूडेंट का नाम दे दिया, वो पेन नेम हो गया, और स्टूडेंट टेस्ट से ही वो टी टेस्ट नाम बाद में फेमस हुआ। और इसीलिए उसको स्मॉल सैंपल के केस में उन्होंने जो फ्रेमवर्क दिया, उन्होंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन दिया, वो हम टी टेस्ट के रूप में यूज करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है आपका है द वेरिएंस ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस। दो तरह का पॉपुलेशंस है, उसको आप किस तरह से वेरिएंस का चेक करेंगे। देखिए वेरिएबिलिटी जो होता है, वेरिएंस का कॉन्सेप्ट मीन और वेरिएंस आप लोगों को आना चाहिए सो दैट कि आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को समझ सके। मीन जो है एवरेज है, वेरिएंस जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, जिससे हम वेरिएंस मेजर करते हैं। उसके बाद है एफ टेस्ट। देखिए सर रोनाल्ड ए फिशर, फिर एफ से उसका नाम है, उन्हीं के नाम पे ये एफ टेस्ट पड़ा। इस टेस्ट के द्वारा हम रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक कुछ टेस्ट होता है टेस्ट कंसर्निंग प्रोपोर्शंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मेडिकल साइंस में इनका बहुत यूज होता है कि कभी हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, कभी हम बीपी का टेस्ट करते हैं, उसका प्रोपोर्शन देखते हैं, या कभी हम क्लास का टेस्ट करते हैं, इतने मार्क्स का प्रोपोर्शन से कितना अबव है डाउन है, या अटेंडेंस देखते हैं, तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सब में यूज होता है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसमें कि द मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशंस, वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जो कि एडवांस टेस्ट होता है। ये इन सब जो नॉर्मल टेस्ट है उससे उसको थोड़ा एडवांस टेस्ट के रूप में, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट टेस्ट है। अब सवाल है कि हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी। हम एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। अब देखिए पहली बात तो कि टेस्ट का स्टेप्स क्या है, हाउ डू वी फॉलो स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग। तो देखिए 4 स्टेप है, नोट कर लीजिएगा। देयर आर 4 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस। H0 is null hypothesis and H1 is alternative hypothesis. Sometime we use HA also, and
स्पेसिफाई अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ कि आप 1% लेवल पे उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं या 5% लेवल पे टेस्ट करना चाह रहे हैं। 1% लेवल का मतलब हुआ कि अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है तो उसका मतलब है 99% चांस है वो जो इवेंट है वो होने की पॉसिबिलिटी है, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% चांसेस है हो सकता है। तो इस वे में हम दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं। यूजिंग द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक डिटरमाइन ए क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। ये दूसरा स्टेप है कि हम पहले स्टैटिस्टिक निकालते हैं। उसका एक एग्जांपल अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। उसके बाद डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फ्रॉम द सैंपल डेटा। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद उसका हम टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालते हैं। कौन सा टेस्ट है उसके आधार पर डिपेंड करता है, अगर जेड टेस्ट है या टी टेस्ट है या काय स्क्वायर टेस्ट है, जो भी टेस्ट होगा उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाला जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, चेक वेदर द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक falls into the critical region and accordingly reject the null hypothesis or accept it or reserve judgment। अब जजमेंट आपका जो भी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या अपना कमेंट दे सकते हैं कि ऐसी स्थिति आ रही है। ठीक है, इस तरह से ये सारे स्टेप्स हैं और इस स्टेप्स के माध्यम से हम जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब देखिए जेड टेस्ट जो है, बताया कि जेड टेस्ट एक टेस्ट कंसर्निंग मीन है, मीन के रिगार्डिंग एक टेस्ट है। और इस केस में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, suppose that we want to test the null hypothesis mu is equal to mu naught against one of the alternatives mu is not equal to mu naught, mu is greater than mu naught or mu is less than mu naught on the basis of a random sample size and from a normal population with the known variance sigma square। अगर वेरिएंस मालूम है, मीन मालूम है, और तब जाके हम इसको फ्रेमवर्क को टेस्ट करते हैं। और if x has a normal distribution with the mean mu and the standard deviation sigma, then z is equal to x minus mu upon sigma has the standard normal distribution। Central limit theorem, if x1 x2 xn constitute a random sample from an infinite population with the mean mu and the variance sigma square and the moment generating function mxt, then the limiting distribution of z is equal to x bar minus mu upon sigma by root n as n tends to infinity is the standard normal distribution। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आपको जो है अगर कोई भी चीज को हम टेस्ट करते हैं, अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तभी वो टेस्ट वैलिड माना जाएगा। इसी के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिया गया है कि हम एक्सन अगर रैंडम सैंपल लेते हैं उसको मतलब एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन तो इनफाइनाइट हो सकता है, तो उसमें से उसका मीन और वेरिएंस वो अगर हमें मालूम है, उसके बाद हम यहाँ पे आप देखेंगे टर्म लिया गया सिग्मा बाय रूट एन। तो सिग्मा बाय रूट एन जो है वो सैंपल का वेरिएंस है, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर उसको बोल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन लिया गया है, वो सिग्मा बाय रूट एन है। आपको पिछले क्लास में भी या इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट सिग्मा, और सिग्मा स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर रूट जो है सिग्मा बाय रूट एन होगा। इसलिए ये जो सेकेंड टर्म जो डिवाइड किया गया है वो सिग्मा बाय रूट एन है। अब देखिए हाउ टू रन ए वन सैंपल जेड टेस्ट, ये एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ये समझने में मदद करेगा कि किस तरह से हम टेस्ट करते हैं जेड टेस्ट। अब देखिए दिस इज द प्रॉब्लम इज सपोज दैट 100 टायर्स मेड बाय ए मैन्युफैक्चरर lasted on the average 21,819 miles with a standard deviation 1,295 miles. Test the null hypothesis mu is equal to 22,000 miles against the alternative hypothesis mu is less than 22,000 miles at the 5% level of significance, or we can say at 0.05 level of significance। देखिए इस तरह से सवाल होगा आपका। देखिए सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल यह कह रहा है कि
एक कंपनी है, वो 100 टायर उन्होंने सैंपल लिया, टायर बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, जो कि कहता है कि एक टायर जो है 21,819 माइल्स एवरेज देता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हर टायर का हो सकता है वेरी करे, तो वो 1295 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। मीन जो है, मतलब अगर हम एवरेज बोले तो एवरेज दिया हुआ है 22,000। तो यहाँ पे देखिए एवरेज 22,000 दिया, इसी को हमको चेक करना है, और अगर ये 22,000 से नीचे होगा तब हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको टेस्ट करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये प्रॉब्लम है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, 4 स्टेप है, स्टेप को धीरे धीरे समझेंगे। पहला बात देखिए, कभी भी जब हम टेस्ट करते हैं तो सर्वप्रथम उसमें आपका नल हाइपोथेसिस हम फ्रेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नल हाइपोथेसिस यहाँ गिवन है, कभी कभी अपने से बनाना होता है। नल हाइपोथेसिस जो है आपका म्यू इज इक्वल टू 22,000 दिया हुआ है, ये जूम किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट जो है यहाँ पे 22,000 है। 22,000 माइल्स जो है हम ये जूम कर लिए म्यू है। अगर 22,000 से नीचे म्यू होगा तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ दिया हुआ है 0.05। तो स्टेप 2 है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ z इज लेस देन एंड इक्वल टू -1.645। अब देखिए आपका जो है नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। ये देखिए -1.645 क्या है, ये समझने वाली बात है। -1. इंटरनेट now it is audible, okay। so स्टेप 3 जो है हम जेड टेस्ट निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स बार, म्यू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, एंड एन 100 यहाँ से नंबर ऑफ टायर्स है, और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू -1.40। हम सारे चीज कैलकुलेट करने के लिए इसमें पुट कर देंगे, उसको कैलकुलेटर से या अपने आप के कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, तो वी कैन गेट जेड का वैल्यू -1.40। अब देखिए आप बोला जा रहा है कि सिंस z इज इक्वल टू -1.40 इज ग्रेटर देन -1.645 द नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। अर्थात वो ग्रेटर देन -1.6 है। देखिए नेगेटिव में -1.4 जो है वो -1.6 से बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस आप देखते हैं कि आपका राइट साइड होता है। तो इसका मतलब है द नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड, मतलब हमें एक्सेप्ट देयर इज नो एविडेंस दैट द टायर्स आर नॉट एज गुड एज अज्यूम्ड अंडर द नल हाइपोथेसिस। जरूरी नहीं है कि टायर उतना अच्छा ही क्वालिटी का हो, लेकिन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के मेथोडोलॉजी से हमने ये टेस्ट कर दिया कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है। ये इस तरह से इसमें टेस्टिंग, ये सवाल पे फिर मैं कोशिश करूंगा समझाने का कि ये देखिए सवाल आपको टेस्ट करने बोलता है कि म्यू इज लेस देन 22,000 माइल्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो हमारा जो म्यू इज इक्वल टू 22,000 यहाँ पे दिया हुआ है, ये वी कैन नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इट मींस इनडायरेक्टली वी कैन से वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। और उसके बाद जो भी जेड स्टैटिस्टिक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें दो बात जरूरी है, या वन टेल टेस्ट है। तो देखिए कुछ टेबल दिया हुआ है 2 टेल टेस्ट और 1 टेल टेस्ट का। उसमें 2 टेल टेस्ट में जेड अल्फा बाय 2 जो दिया हुआ ये 2 टेल टेस्ट के लिए है, और जेड अल्फा जो है 1 टेल टेस्ट के लिए। तो देखिए जेड 0.05 इज इक्वल टू 1.645, इसका मतलब है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो है हमारा जेड स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू 1.645 है, और जेड 0.01 का मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमारा वैल्यू 2.33 है। ये हो गया 1 टेल टेस्ट के लिए। और 2 टेल टेस्ट करेंगे तो उस केस में जेड अल्फा बाय 2 यूज
राइट साइड दोनों साइड आपका वो लाई होता है, इसीलिए उस केस में देखिए Z 0.5 इन द केस ऑफ टू टेल टेस्ट 1.96 होता है और Z 0.005 2.575 होता है। तो इस एग्जांपल में हम देखें कि हमारा जो Z का वैल्यू है वो आया -1.40, तो -1.40 जो है वो ग्रेटर है -1.645। तो देखिए ये एग्जाम्पल के बारे में हम बता रहे थे, तो इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे -1.645 से अगर Z का वैल्यू लेस देन है तो हम क्या करेंगे ना, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और वो अल्टीमेटली ये रिजेक्ट हो जा रहा है। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं कि Z का वैल्यू -1.40 है जो कि ग्रेटर देन है -1.645 से। नहीं तो नल हाइपोथेसिस ये -1. चूंकि देखिए आपका है रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, Z इज लेस देन एंड इक्वल टू हो गया, तो उस केस में हम क्या किए, वी कैन नॉट, देखिए लैंग्वेज इसमें सीधे नहीं लिखाता है, इसमें ऐसा लिखाया जाता है नल हाइपोथेसिस कैन नॉट, मींस इनडायरेक्टली यू हैव टू थिंक आवर नल हाइपोथेसिस इज इन सिलेक्शन जोन बिकॉज सो दिस इज ये आप स्टेबल बता रहा है, आई थिंक वॉइस कट रहा है। देखिए वन टेल टेस्ट में आप देखिए ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम -1.6 टेल टेस्ट का एग्जांपल, तो -1.645 यहाँ है और उसके इस साइड होगा -1.4 रीजन में। अगर वो माइनस मान के चलिए -1.8 आ गया तो इसका मतलब जो है वो छोटा है, तो उस समय हम इसको जो है आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन -1.6 जो है -1.4 से ग्रेटर आ गया है, तो ये देखिए इसीलिए हम इसको रिजेक्ट किए। इस तरह से हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। वन सैंपल जेड टेस्ट, ये आपका वन टेल टेस्ट है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा टू टेल टेस्ट का। टू टेल टेस्ट भी कैसे हम करेंगे, देखिए एक अदर एग्जांपल है मैं आपको शेयर करता हूं। तो देखिए ये सॉल्यूशन आपने देखा, ये क्रिटिकल लेवल, ये जेड का वैल्यू भी मैंने आपको शेयर किया है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके हेल्प से हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू टेल टेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन कहता है, suppose that it is known from experience that the standard deviation of the weight 8 gram packages of chocolates made by a company is 0.16 gram. To check whether the true average weight of the package is 8 gram, implies है वन, हाँ सेलेक्ट हो जाएगा a random sample of 30 packages and find their mean weight as x bar is equal to 8.09 gram. Test the null hypothesis mu is equal to 8 against the alternative hypothesis mu is not equal to 8 at 1% level of significance. तो देखिए इसमें एक देखिए सवाल ऐसा है, एक चॉकलेट का 8 ग्राम वजन है, एक पैकेट मान लीजिए उसको पैक किया हुआ है, 8 ग्राम वजन है, उसको टेस्ट करना है। अगर 8 ग्राम से कम हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है, 8 ग्राम से ज्यादा है तो कंपनी को नुकसान है तो भी प्रॉब्लम है। 8 ग्राम से 8 ग्राम से वो लेस है या ग्रेटर है उसको टेस्ट करेंगे। इसीलिए ये जो देखिए दो चीज का टेस्टिंग हो रहा है। तो नल हाइपोथेसिस हम फॉर्मुलेट किए म्यू इज इक्वल टू 8, जो कि एवरेज है वो 8 ग्राम है, उसको 8 ले लिए। उसके बाद म्यू इज नॉट इक्वल टू 8, वो 8 से कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, इस चीज को हमें टेस्ट करना है। और आपका 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो अल्फा बाय 2 जो है 0.01/2 हो जाएगा, वो 0.005 होगा। और इस केस में फिर हम वही करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जेड का, जेड स्टैटिस्टिक का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं जिसका वैल्यू होता है एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय रूट एन। तो इस सवाल में आपका एक्स बार दिया हुआ है, म्यू नॉट भी दिया हुआ है और सिग्मा और एन सारे चीज दिए हुए हैं। उसके हेल्प से ये हमने 30 पैकेज सैंपल लिया हुआ है, तो उसके हेल्प से देखिए स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स बार इज इक्वल टू 8.09, म्यू नॉट इज इक्वल टू 8, सिग्मा इज इक्वल टू 0.16 एंड एन इज इक्वल टू 30, we get the value of z is equal to 3.08. Since
Z 3.08 आ गया, देखिए 3.0 exceeds 2.575, the null hypothesis must be rejected, मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, यहाँ पे रिजेक्ट करना है, मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, अर्थात वजन में गड़बड़ी है, 8 ग्राम के इक्वल नहीं है, देयरफॉर सुटेबल एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अर्थात इस सवाल के थ्रू हम देखिए 2 टेस्ट है, इसका वैल्यू Z का वैल्यू 3.08 आ गया, जो कि एक्सीड है 2.575। मैंने स्टेटमेंट में दिया था रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ Z इज लेस देन एंड इक्वल टू -2.575 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2.575। तो 2.575 से ग्रेटर हो गया, 3.08 वैल्यू जो आया वो 2.575 से ग्रेटर हो गया, और जब ग्रेटर हो गया तो हाइपोथेसिस के नियम के अनुसार ये हमारा रिजेक्शन जोन में चला गया, इसलिए हम बोलते हैं द नल हाइपोथेसिस मस्ट बी रिजेक्टेड, देयरफॉर सुटेबल एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अर्थात 8 ग्राम हो सकता है 7.5 ग्राम हो सकता है 8.5 ग्राम हो, अगर 8.5 ग्राम हो रहा है तो कंपनी को लॉस हो रहा है, 7.5 ग्राम हो रहा है तो कंज्यूमर को लॉस हो रहा है। इस तरह से हम जो है कोई भी क्वेश्चन का टेस्टिंग के माध्यम से सॉल्यूशन करते हैं। तो आपने देखा इस सवाल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला प्रिलिमिनरी एग्जांपल है इस इनिशियल लेवल पे। अब देखिए यहाँ पे हमने 30 सैंपल लिया है तो ये Z टेस्ट लगा है, अगर मान लीजिए 10 सैंपल होता तब हम T टेस्ट लगाते और उस केस में भी जो है टी टेस्ट का स्टैटिस्टिक का यूज करते। यहाँ पे हमने Z टेस्ट का 2 एग्जांपल दिया है। पहला जो आपका हाउ टू रन ए 1 सैंपल Z टेस्ट, जिसमें कि हमने 22,000 माइल्स के रिगार्डिंग ये आपको टायर का एग्जांपल दिया था, और जो कि हमारा सॉल्यूशन में आया कि वी कैन the null hypothesis cannot be rejected, it means we can accept null hypothesis। अर्थात वो टायर का जो स्थिति है वो मतलब कि एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका जो एवरेज माइल्स जो दे रहा है वो करेक्ट है। दूसरी बात, दूसरा सवाल हमने दिया एग्जांपल के रूप में लिया जो कि 2 टेल टेस्ट का है, 2 टेल टेस्ट। और 2 टेल टेस्ट में हमने देखा कि मीन का वैल्यू 8 जो है, वो जो चॉकलेट का पैकेज है 8 ग्राम का जो पैकेट है वो जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, क्योंकि एक्सीड कर जा रहा है वो 2.575 के वैल्यू से। आपको देखिए यहाँ पे Z 0.005 2.575 दिखाया गया था और उसी वैल्यू से वो एक्सीड कर गया। तो जब एक्सीड कर गया तो नल हाइपोथेसिस मस्ट बी रिजेक्टेड, और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होगा। अर्थात म्यू इज नॉट इक्वल टू 8, म्यू का वजन या तो 8 से कम है या 8 से ज्यादा है, 8 से वो लेस है या 8 से ग्रेटर है। तो इस केस में बोला जाता है कि आंसर हम बताएंगे कि सुटेबल एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर कम हो रहा है तो उसको आप इक्वल कीजिए, ज्यादा हो रहा है तो उसको आप कम करके इक्वल कीजिए। इस तरीके से ये जो 2 बेसिक एग्जांपल है जिसके द्वारा मैंने Z टेस्ट के बारे में बताया। और आपको देखिए जब 2 टेल टेस्ट होता है तो आपका फिगर इस तरह का होता है। ये देखिए यहाँ पे 0.25, ये तो 5% लेवल सिग्निफिकेंस पे है। अगर यही वैल्यू 0.005 है तो वो आपका 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा। ये देखिए ये 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये -1.96 है। यही 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपका जो वैल्यू है जो हमने आपको टेबल में बताया वो 2.575 होना चाहिए। और तो यहाँ पे ये चूंकि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का ये टेबल दिखाया है और इसके इधर -2.56 वो वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा अपने कोई भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने शेयर किया, 2 एग्जांपल्स आपके बीच, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का फ्रेमवर्क किस तरह से होता है। और इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं। मैंने टी टेस्ट के बारे में बताया जो कि आपका अगर स्मॉल सैंपल है, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल का डिफिनीशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर n लेस देन 30 है तो उसको हम स्मॉल सैंपल बोलते हैं और उस केस में टी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज किया जाता है।
और इसी प्रकार जिस तरह से हमने यहाँ मीन के रिगार्डिंग टेस्ट किया, अगर हम वेरिएंस के रिगार्डिंग टेस्ट करेंगे तो काय स्क्वायर टेस्ट यूजफुल होगा। और इसके अलावा अगर रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विद काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर अप्लाई करेंगे तो वो एफ टेस्ट होगा। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट कंसर्निंग प्रोपोर्शंस, जो कि मेडिकल साइंस में बहुत सारे यूज होता है। और उसके बाद आपका द मीन्स ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन वो नॉन पैरामेट्रिक एडवांस टेस्ट के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम इस क्लास को समराइज करें तो आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्यों करते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्ट, सभी को जानना जरूरी होगा। आप जो टेस्ट करते हैं कोई भी चीज, एग्जाम्पल लेके सैंपल लेते हैं आप, या सर्वे के द्वारा कुछ सैंपल इकट्ठा करते हैं उसको टेस्ट करते हैं, तो आपने जो रिसर्च किया है वो वैलिड है या नहीं। तो उस वैलिडिटी को के लिए हम सैंपल का यूज करते हैं, और सैंपल के थ्रू हम जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा वो जो हमने जो सैंपल लिया है वो क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, या अगर मान लीजिए 30 लोगों के लिए जो बात सही है क्या वो 1000 लोगों का अगर पॉपुलेशन है उसके लिए सही होगा। तो उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है, और उसमें हम इस तरह से टेस्टिंग मेथड्स का सहारा लेते हैं, और टेस्टिंग मेथड्स के द्वारा हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा टेस्ट सही है, रिजेक्शन जोन में है या एक्सेप्टेंस जोन में है। वी जनरली जो है नल हाइपोथेसिस को हम अगर वो एक्सेप्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इट मींस वी कैन से दैट ये जो है एक्सेप्ट होने का केस होगा। और दूसरा केस होगा नल हाइपोथेसिस कैन बी रिजेक्टेड, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड। तो इस तरह से नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बातें आपने फ्रेमवर्क में रखा कि ऐसा होना चाहिए वो नल हाइपोथेसिस है, और उसके अगेंस्ट वाला जो हाइपोथेसिस होगा वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। और पहले हाइपोथेसिस को हम फॉर्मुलेट करने के बाद ये सारे प्रोसीजर हम अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को जब फॉर्मुलेट कर लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तय कर लेते हैं, तब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के द्वारा उस वैल्यू निकालते हैं, जेड स्टैटिस्टिक, टी स्टैटिस्टिक, काय स्क्वायर, एफ, ये सारे जो भी टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं उस अनुसार। फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ दिया एग्जांपल वो जेड टेस्ट की बात की, तो जेड टेस्ट का जेड स्टैटिस्टिक का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वेदर द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इनटू द क्रिटिकल रीजन, एंड अगर फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं कर रहा है तो वो अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अनुसार टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल्स इनटू द क्रिटिकल रीजन, accordingly reject the null hypothesis, accept it और reserve judgment। हम जजमेंट पे बोलते हैं कि ये हमारा जजमेंट है, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा ये रिजल्ट आया, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट हम जो है अपना जजमेंट रिजर्व भी कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये आपका प्रोसीजर्स है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए ध्यान रखना है, अगर हम जेड टेस्ट अपनाएंगे तो लार्ज सैंपल होना चाहिए, हमारा जो सैंपल है 30 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर 30 से कम है, मान लीजिए 5 सैंपल ही है, 10 ही सैंपल है, उस पर हम टेस्ट करना चाहेंगे, तब हम टी टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे और उसमें स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। वो भी सिमिलर टाइप ऑफ जेड टेस्ट ही होता है, उसमें बस एन जो है घट जाता है और उसमें आपका स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं। इस प्रकार से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का जो है आपका एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के माध्यम से हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, इसके बारे में हम टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जितने भी टेस्ट हैं उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर बताते हैं। तो सारे जो स्कॉलर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टैटिस्टिक प्रोसीजर सही है या नहीं। स्टैटिस्टिक प्रोसीजर सही होने का मतलब है कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने जो रिजेक्ट किया नल हाइपोथेसिस वो ट्रू था,
तब आपका टाइप 1 एरर हो जाता है। तो टाइप 1 और इसके विपरीत वाला जो केस है वो टाइप 2 एरर होता है। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर ना हो वो ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में कोई भी जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको हम टेस्ट करते हैं और ये प्रोसीजर आगे फॉलो किया जाता है।